Hello everyone, welcome back to my channel Learning with Pace. क्लास 12th फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक का आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे. द चैप्टर नेम इज द लास्ट लेसन एंड द स्टोरी इज रिटन बाय अल्फोंस डोडे. देखो, अगर हम कोई पोयम पढ़ेंगे तो आपको पोइट का नाम याद रखना है, और अगर हम कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं तो आपको ऑथर का नाम याद रखना ही रखना है, क्योंकि यहाँ से एक एक नंबर का क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछता है. अल्फोंस डोडे वॉज बोर्न इन द ईयर ऑफ 1840, डाइड इन द ईयर ऑफ 1897. अल्फोंस डोडे की थोड़ी सी हम बायोग्राफी कर लेते हैं. अल्फोंस डोडे जो है ना, ये फ्रांस में एक स्कूल टीचर थे पहले, but later on he quit as a school teacher and started his livelihood as a journalist. मतलब इन्होंने स्कूल टीचिंग छोड़ दी और ये एक जर्नलिस्ट बन गए पेरिस में. And he started writing poems, he started collecting poems, he started writing short stories and the novels as well. Okay, so अल्फोंस डोडे जो थे ये एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे. फ्रेंच क्यों? क्योंकि ये फ्रांस से थे. See, the people living in India are called as Indian in the same way. जो लोग फ्रांस में रहते हैं उनको हम फ्रेंच पीपल कहते हैं, और ये नॉवेल्स लिखा करते थे, तो ये एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे. एंड इन्होंने शॉर्ट स्टोरी भी लिखी है, इसीलिए ये एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे. अब आगे स्टोरी का बैकग्राउंड दिया है. द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको प्रूशियन वॉर 1870 to 1871. मतलब लास्ट लेसन में जो आपको स्टोरी देखने को मिलेगी वो किस चीज़ पर बेस्ड है? फ्रैंको प्रूशियन वॉर पर, जो कब हुआ था? 1870 से 1871 के टाइम पीरियड में. एंड इन दिस वॉर फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रूशिया लेड बाय बिस्मार्क. सो देखो, ये जो फ्रैंको प्रूशियन वॉर हुआ था ये किसके बीच में हुआ था? फ्रैंको का मतलब है फ्रांस, एंड जो प्रूशिया है इसमें ना बहुत सारे नेशंस इंक्लूडेड थे, जैसे कि जर्मनी, पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया के कुछ पार्ट्स. अब देखो, फ्रांस और प्रूशिया इनके बीच में वॉर हुई थी. कब हुई थी? 1870 to 1871. तो जो फ्रांस है ये हार गया था. ठीक है, फ्रांस जो है इस वॉर में हार गया था, एंड ऑन द अदर हैंड प्रूशिया वन द वॉर. अब जब ये वॉर प्रूशिया जीता था तो उस टाइम पर प्रूशिया को कौन लीड कर रहे थे? बिस्मार्क. Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria. मतलब प्रूशिया जो है उस टाइम पर कैसे ये एक प्रूशिया बना हुआ था? बेसिकली इसमें बहुत सारे नेशंस थे, जैसे कि ये आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जर्मनी, पोलैंड एंड द पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया. In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. तो प्रूशिया जो है इट वन द बैटल, इट वन द वॉर. तो इन्होंने क्या किया कि फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट थे, एक का नाम था एल्सेस एंड दूसरे का नाम था लॉरेन. ठीक है, एल्सेस एंड लॉरेन, इसको कैप्चर कर लिया था प्रूशिया ने. ओके, तो इस स्टोरी को ना मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ाती हूँ. यहाँ इस चैप्टर में दिया नहीं हुआ है, तो आपको थोड़ी सी ना मैं क्लैरिटी दूंगी यहाँ पर कि क्या है, क्या आज भी एल्सेस एंड लॉरेन प्रूशिया का ही पार्ट है और प्रूशिया क्या है, ये सब मैं आपको बताती हूँ. ठीक है, तो एक बार हम दोबारा से ये हिस्ट्री देखते हैं. देखो, एक्चुअली क्या था कि फ्रांस एंड प्रूशिया में वॉर हुआ था. प्रूशिया जो है इसे आज के टाइम पर हम जर्मनी के नाम से जानते हैं. मॉडर्न डे इट इज़ नाउ नोन एज जर्मनी. तो फ्रांस को हरा दिया था प्रूशिया ने. तो फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट थे, एक थी एल्सेस एंड दूसरी लॉरेन. तो प्रूशिया ने जब फ्रांस को हराया तो इन्होंने एल्सेस एंड लॉरेन को भी अपने अंडर कैप्चर कर लिया. ठीक है, लेकिन आप लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन तो पढ़ा ही होगा क्लास 9th में. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर 1919 में एक ट्रीटी हुई थी जिसे कहा जाता है ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स. ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में जर्मनी को ये कहा गया था कि आप जो है एल्सेस एंड लॉरेन वापस कर दे फ्रांस को. ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर क्या हुआ था कि फ्रांस के लोगों ने अपनी आवाज़ें उठाई थी, रेवोल्यूशन किया था, है ना. अब फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे एक ट्रीटी भी हुई थी, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स. ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में जर्मनी को फोर्स किया गया था कि वो एल्सेस एंड लॉरेन
फ्रांस को वापस दे दें। तो आज के टाइम पर एल्सेस एंड लॉरेन दोनों ही डिस्ट्रिक्ट फ्रांस की हैं। ओके, तो ये हालांकि आपने याद नहीं रखना, ये सिर्फ आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बताया था। इस चैप्टर से इस बात का कोई लेना देना नहीं है कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स कब हुआ था। आगे चैप्टर को पढ़ने से पहले यहाँ पर आपको मेन कैरेक्टर जानने हैं, ठीक है, जिनको हम प्रोटैगनिस्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पर 2 प्रोटैगनिस्ट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि चैप्टर की शुरुआत हो रही है आई से, आई दैट मीन्स यहाँ पर आई कौन है, एक नरेटर है। नरेटर कौन होते हैं स्टूडेंट्स, जो स्टोरी नरेट करते हैं, जो स्टोरी बताते हैं, मतलब जो कहानी बयान करते हैं। तो यहाँ पर नरेटर का नाम क्या है, फ्रेंज, FRANZ। फ्रेंड्स जो है ना, ये एक स्कूल गोइंग बच्चा है, ठीक है, ये एक स्कूल गोइंग बच्चा है जो आपको स्टोरी नरेट कर रहा है। अब फ्रेंड्स जिस स्कूल में जाता है उस स्कूल में एक लैंग्वेज टीचर भी हैं। वो कौन सी भाषा पढ़ाते हैं, कौन सी लैंग्वेज पढ़ाते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं, ठीक है। उनका नाम क्या है, उनका नाम है एमिल, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसका नाम जो है हाईलाइट कर देती हूँ, ये देखो एमिल। इसको मैंने एमिल कहा, हैमिल नहीं कहा, रीज़न बीइंग यहाँ पर H साइलेंट है इस नाम में, एमिल। लेकिन कई जगह पर आप देखोगे कि इसको मिस्टर एमिल भी बोला जाएगा। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि M का मतलब है मिस्टर। अब आप सोचेंगे कि मिस्टर में तो MR और डॉट लगता है, तो यहाँ पर तो सिर्फ M डॉट है, तो इसको मिस्टर कैसे कहेंगे। देखो जैसे कि मिस्टर जो है ना, ये इंग्लिश भाषा का, इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है, लेकिन फ्रांस में मिस्टर नहीं बोला जाता, फ्रांस में इसे कहते हैं, अब फ्रेंच भाषा तो मुझे आती नहीं है तो मैं फिर भी इसको प्रोनाउंस कर देती हूँ। आई थिंक इसको कहते हैं मोन्श्योर, ऐसे करके शायद कुछ होता है ये, बट आप ये देख रहे होंगे कि ये है MONSIEUR, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में M डॉट कहते हैं। मोन्श्योर का मतलब भी क्या होता है, मिस्टर ही होता है, ठीक है। तो जैसे हमारे यहाँ जेंटलमैन को कहते हैं ना मिस्टर, ऐसे करके, तो ऐसे ही फ्रांस में मोन्श्योर कहते हैं, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में M लिखा जाता है। या किसी भी सर को भी ये बोला जाता है, जैसे हमारे यहाँ सर बोलेंगे इंग्लिश में, तो ऐसे ही मोन्श्योर को सर बोला जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इनका नाम क्या है, एमिल, दैट मीन्स मोन्श्योर या फिर मिस्टर एमिल। ओके, तो जब भी मैं मिस्टर एमिल कहूँगी आपने कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। तो चलिए अब चैप्टर की शुरुआत कर लेते हैं। अच्छा, एक इस चैप्टर में थीम क्या है वो भी जानिए। देखो यहाँ पर जो ये स्कूल टीचर है एमिल, मिस्टर एमिल, ये जो है ना अपनी जो भाषा, ये फ्रेंच भाषा जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसमें ये बच्चों को कॉन्फिडेंस देते हैं कि अपनी जो लैंग्वेज है, मतलब जो हमारी मातृभाषा होती है, उसमें एक कॉन्फिडेंस रखो। और अगर किसी भी इंसान के पास उसकी मदर टंग है या उसकी नेशनल लैंग्वेज उसके पास है, उसकी मातृभाषा उसके पास है, तो होगा ये कि वो इंसान कभी भी स्लेव नहीं बनेगा किसी का। मतलब अगर आपके पास आपकी भाषा है तो आपकी पहचान है, लेकिन अगर आपको अपनी भाषा नहीं आती तो आपकी पहचान नहीं है। तो इस चैप्टर में मिस्टर एमिल जो है अपने बच्चों को सिखाते हैं कि अपनी भाषा को हमने कभी नहीं खोने देना है, ठीक है। जैसे कि हम हिंदी के लिए करते हैं ना कि हिंदी हमारी जो है एक मातृभाषा है, हिंदी को बचा के रखो। अगर हिंदी हमें बोलनी आती है तो हमारी ये एक ओरिजिनलिटी है, इससे हमारी एक पहचान बनती है, ठीक है। इन द सेम वे मिस्टर एमिल अपने बच्चों को बताते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है ना, इसको अलाइव रखो, इसको डेड मत होने दो, इसमें कॉन्फिडेंस रखो। क्योंकि अगर एक भाषा आपके पास है आपकी, तो उससे क्या होता है कि आपकी आइडेंटिटी बनती है और आप किसी के स्लेव नहीं बनते। लेकिन अगर आपके पास आपकी भाषा नहीं है तो आप दूसरों के स्लेव बन के रह जाते हैं और आपकी ओरिजिनलिटी, आपकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। और लोग अगर आपको जानते हैं तो वो आपकी भाषा की वजह से ही आपको पहचानते हैं, समझते हैं, जानते हैं, ठीक है। तो ये मोटा मोटा सा थीम मैंने आपको बता दिया। अब चलो चैप्टर पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because Mr. Emil had said that he would question us on participles. I, जैसे कि मैंने यहाँ बताया था, कौन है, फ्रेंड्स हैं। जो फ्रेंड्स हैं वो क्या कहते हैं कि वो
सुबह के दिन स्कूल जाने के लिए काफ़ी लेट हो गए थे और अब उनको डर था। ड्रेड ऑफ का मतलब है ही वॉज बींग अफ्रेड, अफ्रेड टू गेट स्कॉल्डेड। आई मीन उसको जो है डांट का डर था। स्कॉल्डिंग का मतलब है डांटना, ठीक है। तो किसको डर था? फ्रेंड्स को। क्यों डर था उसको? क्योंकि वो स्कूल लेट पहुंचेगा। अब इसके अलावा उसे एक और डर ये था कि जो उनके स्कूल टीचर हैं मिस्टर एमिल, उन्होंने ये कहा था कि वो अगले दिन बच्चों से पार्टिसिपल्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछेंगे। देखो पार्टिसिपल जो है ना ये एक ग्रामर का पार्ट है। हर लैंग्वेज में ग्रामर होती है। जैसे अगर आपको लगता है ना सिर्फ इंग्लिश में ग्रामर है, नहीं, हिंदी में भी है, हर लैंग्वेज में ग्रामर होती है। जैसे इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, ऐसे ही हिंदी में उसे क्रिया कहते हैं। इंग्लिश में नाउन कहते हैं तो हिंदी में उसे संज्ञा कहते हैं। इन द सेम वे पार्टिसिपल्स को भी हिंदी में कुछ कहते होंगे, फ्रांस में भी कुछ और कहते हैं इसको, फ्रेंच लैंग्वेज में, राइट। सो हर एक लैंग्वेज की ग्रामर होती है, उस ग्रामर का रूल भी एक ही होता है, बट ये है कि भाषा के अनुसार उसकी बोली बदल जाती है, उसका रिटन स्टाइल बदल जाता है। ओके तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये कह रहा है कि वो सुबह के दिन काफ़ी डरा हुआ था क्योंकि वो स्कूल जाने के लिए काफ़ी लेट हो गया था। उसे डर इसलिए था कि उसे डांट लगेगी और स्पेशली उसको डर इस चीज़ का भी था कि उसके स्कूल टीचर मिस्टर एमिल उनसे क्वेश्चन पूछेंगे एक ग्रामर के टॉपिक पर, एंड टॉपिक क्या था? participles. I did not know the first word about them. और on the other hand, friends को participles के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वो काफ़ी डरा हुआ था। For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. तो उसे लगा कि एक पल के लिए, for a moment, कुछ देर के लिए उसे लगा कि क्यों ना वो बाहर भाग जाए और अपना दिन बाहर बिताए, मतलब वो स्कूल बंक करके बाहर चला जाए और अपना दिन बाहर बिताए। इट वॉज सो वॉर्म सो ब्राइट, एंड बाहर का कैसा मौसम था? बाहर का जो वेदर था वो काफ़ी वॉर्म था। देखो फ्रांस जो है ना एक ठंडा इलाका है, और जो लोग ठंडे इलाके में रहते हैं उनको सनी डेज, उनको वॉर्म डेज बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसलिए ये कह रहा है कि बाहर का जो वेदर था वो बहुत अच्छा था, बहुत ब्राइट था, और उसका मन हुआ कि वो बाहर जाए, स्कूल ना जाए बल्कि स्कूल के बाहर अपना टाइम इंजॉय करे। The birds were chirping at the edge of the woods. अब इतना अच्छा मौसम था, थोड़ा सा ऐसा था कि warm and bright मौसम था, तो birds क्या है वो चर्प कर रहे थे। In the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. अब इसका मतलब यह है कि उसने ये भी देखा कि बाहर जो है ना एक ओपन फील्ड में, बैक ऑफ द सॉमिल, सॉमिल का मतलब है जहाँ पर ना एक ऐसी मिल जहाँ लकड़ियाँ काटी जाती हैं, ओके। तो एक ऐसी फैक्ट्री थी जहाँ लकड़ियाँ काटी जाती हैं, उसके बैक में मतलब उसके पीछे क्या था? एक खुला मैदान था जहाँ पर प्रूशियन के जो सोल्जर्स थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे, मतलब वो एक्सरसाइज कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरिड ऑफ टू स्कूल। अब वो कह रहा है कि ये सब जो चीज़ें हो रही थी ना बाहर, वो बहुत टेम्पटिंग थी, बहुत अट्रैक्टिव थी एज कंपेयर टू द रूल्स ऑफ द पार्टिसिपल्स, मतलब स्कूल जाने से अच्छा उसे बाहर की चीज़ें लग रही थी। बट उसके पास इतनी स्ट्रेंथ थी कि वो रेजिस्ट कर पाए, मतलब वो अपने आप को रोक पाए। तो उसने फिर क्या किया? अपने आप को रोका एंड हरिड ऑफ टू द स्कूल, दैट मीन्स वो जल्दी से स्कूल भागा। देखो यहाँ आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, यहाँ पर जब फ्रेंड्स ये कहता है दैट फॉर अ मोमेंट ही थॉट ऑफ रनिंग अवे, तो ये जो रनिंग अवे है ना एक्चुअली ये एक सिंबल है, किस चीज़ का? सिंबल ऑफ गेटिंग द फ्रीडम, ठीक है। एंड लेटर ऑन यहाँ पर एक वर्ड आया था रेजिस्ट, तो ये यहाँ पर पहले तो सोचता है कि वो यहाँ से एक बार भाग जाए, स्कूल ना जाए, बाहर जाकर अपना टाइम एंजॉय करे। तो ये इस चीज़ को दर्शाता है कि बच्चा जो है फ्रीडम को पसंद करता है, इसको सिंबलाइज करता है, मतलब ये चीज़ ना फ्रीडम को। नेक्स्ट है रेजिस्ट। रेजिस्ट का मतलब ये होगा यहाँ पर कि ये बच्चा फिर भी स्कूल में जाता है, अपने आप को रोकता है बाहर जाने से, स्कूल जाता है ये। तो यहाँ ये किस चीज़ को सिंबलाइज करता है? बाउंड टू द सिस्टम,
ये किस चीज को लेकर बाउंड था? स्कूल को लेकर, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपने इस चैप्टर में ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल इज अ गवर्नमेंट बिल्डिंग, देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड एक नोटिस बोर्ड होता है जिस पर इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है। तो जब ये बच्चा टाउन हॉल को पास करता है तो ये देखता है कि जो नोटिस बोर्ड है ना, शायद उस पर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, इसलिए उसके आगे लोगों की भीड़ जमा हो रखी है। और ये बुलेटिन बोर्ड जो है इसको अभी कौन कंट्रोल कर रहा है? प्रूशिया। देखो मैं ना आपको एक बार एक मैप में दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये रेड डॉट दिख रहा है आपको, ये रेड डॉट है एल्सेज एंड लॉरेन, ठीक है। अब इसको किसने कैप्चर कर लिया है? प्रूशिया ने कैप्चर कर लिया है, और इसी रीजन में फ्रांस रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये एक टाउन हॉल से गुजरता है तो इसे टाउन हॉल के पास में क्या दिखता है? एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, और उस नोटिस बोर्ड पर कुछ इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, तभी लोगों ने वहाँ पर भीड़ इकट्ठी कर रखी है। और ये जो इंफॉर्मेशन है ये किसने लिखी है? ये लिखी है प्रूशिया ने, ठीक है। For the last 2 years of our bad news has come from there, the lost battles, the draft, the orders of commanding officers, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसको ध्यान से समझना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कहता है कि ये भीड़ क्यों जमा हो रखी है? वैसे तो पिछले 2 सालों से हम बैड न्यूज़ ही सुनते आ रहे हैं। कौन कौन सी बैड न्यूज़? एक तो लॉस्ट बैटल्स। लॉस्ट बैटल्स का मतलब है फ्रांस हार गया था प्रूशिया से। एक है द ड्राफ्ट। द ड्राफ्ट का मतलब है रिटन डॉक्यूमेंट एनफोर्स्ड बाय प्रूशिया ऑन द रीजन ऑफ एल्सेज एंड लॉरेन और टू द पीपल ऑफ एल्सेज एंड लॉरेन टू ज्वाइन प्रूशियन आर्मी। इसका मतलब ये हुआ कि देखो ड्राफ्ट होता है एक रिटन डॉक्यूमेंट, और ये रिटन डॉक्यूमेंट प्रूशिया ने तैयार किया था एल्सेज एंड लॉरेन में रहने वाले लोगों के लिए, और उनके लिए ये कंपलसरी कर दिया था कि वो प्रूशिया की आर्मी को ज्वाइन करें। नेक्स्ट है द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर। यहाँ पर कमांडिंग ऑफिसर कौन है? यहाँ कमांडिंग ऑफिसर की बात हो रही है प्रूशिया के, ठीक है। तो जो प्रूशिया के जो हेड थे उन्होंने अपने ऑर्डर्स पास कर दिए थे फ्रांस में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कह रहा है कि पिछले 2 सालों से तो हम ऐसी ही बुरी खबरें सुनते आ रहे हैं। अब ऐसी कौन सी बुरी खबर यहाँ छपी हुई है कि लोगों ने यहाँ पर भीड़ इकट्ठी की हुई है? आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, मतलब एकदम से उसने बिना सोचे इम्पल्सिव थिंकिंग में क्या कहा? वट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब ऐसा क्या मैटर हो गया कि बुलेटिन बोर्ड के आगे इतनी भीड़ है। चलिए अब नेक्स्ट जो है पेज पर चलते हैं हम। Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me. तो जब फ्रेंड्स भागा भागा अपने स्कूल जा रहा था तो उसको किसी ने आवाज दी। तो किसने आवाज दी थी फ्रेंड्स को? एक ब्लैकस्मिथ ने। ब्लैकस्मिथ कौन होते हैं? जो आयरन एंड स्टील का काम करते हैं। इस ब्लैकस्मिथ का नाम क्या था? वॉचर। ये किस लिए आया हुआ था? बुलेटिन को पढ़ने के लिए आया हुआ था। अभी हमने ऊपर बात की थी ना कि बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था टाउन हॉल में, और वहाँ पर बहुत सारी भीड़ जमा हो रखी थी क्योंकि बुलेटिन बोर्ड पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी। तो ये ब्लैकस्मिथ उसी बुलेटिन को पढ़ने आया हुआ था। एंड ये किसके साथ आया हुआ था? अपने अप्रेंटिस के साथ आया हुआ था। अप्रेंटिस कौन होते हैं? जो ट्रेनी होते हैं। ट्रेनी कौन होते हैं? जो किसी के अंडर काम करते हैं उस स्किल को सीखने के लिए। तो ये जो अप्रेंटिस है, ये जो ट्रेनी है, ये वॉचर के अंडर काम करता है ताकि ये भी ब्लैकस्मिथ का काम सीख जाए। ठीक है, आई बात इतनी समझ में? तो देखो इस लाइन का अब सेंस क्या बना कि फ्रेंड्स जो है वो भागा भागा अपने स्कूल जा रहा था, उसको किसी ने आवाज़ दी। अब आवाज़ दी तो उसने क्या कहा? डू नॉट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तो ये किसने कहा? ये कहा ब्लैकस्मिथ ने, जिसका नाम था वॉचर। तो ब्लैकस्मिथ कहता है डू नॉट गो फास्ट बब। बब जो है हम छोटे बच्चों को कहते हैं प्यार में, लाड में। तो ये कहता है कि बब इतनी जल्दी भाग कर मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम टाइम पर स्कूल में पहुंच जाओगे।
अब आपकी मैं एक यहाँ कन्फ्यूजन दूर कर दूं कि तब से हम बुलेटिन बोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस पर ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या थी। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो जर्मनी मतलब प्रूशिया विच इज़ मॉडर्न डे नोन एज जर्मनी, प्रूशिया ने फ्रांस के कुछ रीजन्स को कैप्चर कर लिया था जिसमें थे एल्सेज एंड लॉरेन। तो यहाँ पर प्रूशिया ने अपना ड्राफ्ट तैयार किया था, ये लोग अपनी अपनी पॉलिटिक अफेयर्स यहाँ चलाते थे। तो प्रूशिया ने बुलेटिन बोर्ड पर ये लिखा था कि अब एल्सेज एंड लॉरेन के पार्ट्स में फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी बल्कि जर्मनी की भाषा जर्मन पढ़ाई जाएगी। समझे मेरी बात कि पहले तो एल्सेज एंड लॉरेन जो फ्रांस का हिस्सा थे वहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी, लेकिन जब प्रूशिया ने एल्सेज एंड लॉरेन को अपने अंडर कैप्चर कर लिया तो उन्होंने एक बुलेटिन बोर्ड पर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाली और उन्होंने कहा कि जितने भी लोग एल्सेज एंड लॉरेन में रहते हैं और जो भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में उनको अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सिखाई जाएगी बल्कि उनको जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाएगी। ठीक है, तो ब्लैक स्मिथ ने जब ये इंफॉर्मेशन पढ़ी तो उस सरकाज़म में इन्होंने कहा था इस बच्चे को कि इतनी जल्दी मत जाओ, तुम्हारे पास अभी बहुत टाइम है स्कूल जाने के लिए। लेकिन ऑन द अदर हैंड फ्रेंड्स को ये लगा दैट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ हिम, उसको लगा कि ये जो ब्लैक स्मिथ है ये उसका मजाक बना रहा है। एंड रीच्ड मिस्टर एमिल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। अब ये जो है बच्चा फ्रेंड्स ये कहाँ पहुँचता है, मिस्टर एमिल्स के एक छोटे से गार्डन में, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ मतलब अब यहाँ पर वो बहुत थक चुका था क्योंकि वो भागा भागा आया था तो बहुत थक गया था। Usually when school began there was a great bustle. Bustle means noise which could be heard out in the street. तो यहाँ पर फ्रेंड्स कहता है कि जब स्कूल शुरू होता है यूजुअली तो क्या होता है, स्कूल में जो ग्रेट बसल होती है मतलब जो बच्चों का शोर शराबा है, इट कैन बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, उसे सड़क के बाहर तक भी सुना जा सकता है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, इसके अलावा और क्या क्या सुना जा सकता है कि भाई बच्चे जो हैं वो डेस्क को ओपन कर रहे हैं फिर कभी बंद कर रहे हैं, ये भी आवाज़ें बाहर स्ट्रीट तक जाती रहती हैं स्कूल से। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड, और जो बच्चे यूनिसन फॉर्म में, मतलब यूनिसन का मतलब होता है साइमल्टेनियसली परफॉर्मेंस ऑफ द स्पीच, जैसे कि बच्चे एक ही चीज़ को बार बार एक साथ रिपीट करें तो उसे कहते हैं यूनिसन। जैसे कि टेबल्स वगैरह को मोस्टली ऐसे ही पढ़ाया जाता है ना, 2 1 टाइम्स इज 2 2 2 टाइम्स इज 4, तो बच्चे उसको एक यूनिसन मेथड में मतलब एक साथ बोलकर पढ़ते हैं और समझते हैं, राइट। सो लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड का मतलब क्या हुआ कि स्कूल में जो बच्चे हैं वो यूनिसन मैनर में जो है किसी भी लेसन को रिपीट करते हैं और बहुत लाउड बोलते हैं। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, इसके अलावा जो बच्चे हैं जब वो यूनिसन मैनर में बोल रहे होते हैं तेज़ तेज़, कोई भी चैप्टर को वो लर्न कर रहे होते हैं, किसी भी चीज़ को रिपीट कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पर वो अपने हाथों को अपने कानों पर रख लेते हैं ताकि वो चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, रैपिंग मीन्स टू स्ट्राइक और व्हेन यू हिट समथिंग वेरी हार्ड, मतलब आप जब कहीं पर बहुत तेज से स्ट्राइक करते हैं, मारते हैं। तो इसके अलावा क्या सुना जाता है स्ट्रीट तक, स्कूल से ये भी आवाज़ बाहर आती रहती है कि जो टीचर हैं वो एक साइड से दूसरी साइड घूमते घूमते रूलर को टेबल पर हिट करते हैं, मतलब जो वो स्केल होता है ना उसको टेबल पर हिट करते रहते हैं ताकि बच्चे एक उसमें डिसिप्लिन में रहें और बच्चे थोड़ा सा जो है शोर कम मचाएं। तो यहाँ फ्रेंड्स जो है वो ये बता रहा है कि स्कूल में ना आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, स्कूल में आपको जो है बहुत शोर शराबा देखने को मिलेगा, जैसे कि कैसा, डेस्क का क्लोज एंड बंद होना, यूनिसन मैनर में किसी भी चैप्टर को या किसी भी चीज़ को पढ़ना, किसी लेसन को पढ़ना, इसके अलावा टीचर का टेबल पर रूलर को स्ट्राइक करना। तो इस तरीके की आवाज़ें कैन बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, मतलब स्कूल के बाहर गली तक भी ये सब चीज़ें सुनाई देती हैं। यूजुअली यही माहौल होता है स्कूल के बाहर। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल,
लेकिन फ्रेंड्स ये हैरान हो जाता है देखकर कि आज स्कूल से कोई ऐसी आवाज़ें नहीं आ रही हैं। आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। काउंटेड ऑन मीन्स व्हेन यू डिपेंड ऑन समथिंग एल्स। काउंटेड ऑन का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ पर डिपेंड होते हो। कॉमोशन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा शोर शराबा। सो हियर फ्रेंड्स जो है ना, ही वॉज डिपेंडेंट ऑन द कॉमोशन, मतलब ही वॉज डिपेंडेंट ऑन द नॉइज दैट यूजुअली हैपन इन द क्लासरूम। वाई ही वॉज डिपेंडेंट ऑन द नॉइज? बिकॉज ही वॉन्टेड टू एंटर द क्लासरूम विदाउट बींग नोटिस्ड बाय मिस्टर एमएल। क्योंकि अगर मिस्टर एमएल उसको देख लेंगे लेट आते हुए तो उसको डांट लगाएंगे। तो वो अपने आप को किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा था? वो ये सोच रहा था कि क्लासरूम में अगर शोर शराबा होगा ना तो वो मिस्टर एमएल की नज़रों से बचते हुए फटाफट से अपने डेस्क पर जाकर बैठ जाएगा। बट ऑफ कोर्स द डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन उस दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फ्रेंड्स को एकदम से सरप्राइज लगा बिकॉज द एटमॉस्फेयर वाज सो स्टिल, सो टेंस एंड ग्रिम एट द सेम टाइम। ना तो उस दिन शोर शराबा हो रहा था किसी भी तरीके से, तो फ्रेंड्स जो है वो मिस्टर एमएल की नज़रों से बच भी नहीं सकता था। तो इसीलिए वो कह रहा है कि ऑल्दो वो ये सोच के गया था कि वो इस हसल बसल में फटाफट से अपने डेस्क पर बैठ जाएगा और मिस्टर एमएल को पता भी नहीं चलेगा कि वो लेट आया है। बट उस दिन एक्चुअल में क्या था? उस दिन जो है बहुत ज़्यादा क्वाइट, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा शांति थी, जैसे कि संडे मॉर्निंग हो। संडे मॉर्निंग को कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता, छुट्टी का दिन होता है। तो इसलिए उसने कहा कि जैसे हमारे छुट्टी के दिन संडे मॉर्निंग को स्कूल होता है ना, बिल्कुल शांत, वैसा ही उस टाइम पर एटमॉस्फेयर था स्कूल का। थ्रू द विंडो आई सो माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। तो विंडो के थ्रू फ्रेंड्स ने ये देखा कि उसके जो सारे क्लासमेट्स हैं वो अपने अपने प्लेसेस पर बैठे हुए हैं चुपचाप। एंड मिस्टर एमएल वॉकिंग अप एंड डाउन विद दिस टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और ये भी देखा उसने विंडो के थ्रू कि मिस्टर एमएल जो उनके लैंग्वेज टीचर है, जो उनको फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं, वो यहाँ वहाँ ऊपर नीचे जो है घूम रहे हैं। किसके साथ? अपने एक आयरन रूलर के साथ, ठीक है, जो लोहे का रूलर होता है, जो लोहे का मतलब एक वो होता है ना, स्टिक होता है, एक स्केल सा होता है। और उन्होंने अब जो है क्या देखा फ्रेंड्स ने कि मिस्टर एमएल ने जो है ये आयरन रूलर अपनी आर्म के अंडर दबा कर रखा हुआ था। वरना यूजुअली ये मिस्टर एमएल क्या करते हैं? ही स्ट्राइक द रूलर ऑन द टेबल, बट दैट डे मिस्टर एमएल वॉज कीपिंग द रूलर अंडर हिज आर्म। ही वॉज नॉट स्ट्राइकिंग और नॉट हिटिंग द रूलर ऑन द टेबल। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। अब जब इतना शांति वाला माहौल था, कोई बसल नहीं हो रही थी, मिस्टर एमएल भी यहाँ वहाँ ऊपर नीचे जो है घूम रहे थे विद आयरन रूलर, राइट? तो सब कुछ इतना वियर्ड हो रहा था, इतना अनयूजुअल और इतना स्ट्रेंज हो रहा था जो पहले कभी नहीं हुआ। तो इसलिए मिस्टर एमएल को अब क्या करना, इसलिए अब फ्रेंड्स को क्या करना पड़ा? उसको दरवाज़ा खोलकर सबके सामने जो है बैठना था क्लास में जाकर। यू कैन इमेजिन हाउ ब्लश्ड I was and how frightened I was। तो यहाँ पर वो कहता है कि उस दिन उसे बहुत ज़्यादा शर्म आई। ब्लश्ड यहाँ पर इसलिए नहीं है कि वो मुस्कुराकर उसका चेहरा लाल हो गया था, यहाँ पर इसलिए बोला गया कि उसे सबके सामने दरवाज़ा खोलकर अपने डेस्क पर बैठना था और वो काफ़ी लेट हो चुका था स्कूल के लिए। तो इसलिए फ्रेंड्स ब्लश कर रहा था, मतलब शर्म के मारे उसके जो गाल थे ना वो रेड हो गए थे। एंड हाउ फ्राइटन्ड ही वॉज, दैट मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड। यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट है ना, नथिंग हैपेंड, ये एक आयरनिकल स्टेटमेंट है, क्योंकि इस सुबह को जो फ्रेंड्स स्कूल में लेट हो गया था, इस सुबह वो सब चीज़ें हो रही थी जो काफ़ी अनयूजुअल थी, जो कभी स्कूल में होती नहीं हैं। मिस्टर एमएल सो मी एंड सेड वेरी काइंडली। तो मिस्टर एमएल ने फ्रेंड्स को देखा और कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, कि फटाफट से अपने डेस्क पर जाकर बैठ जाओ, हमने जो है चैप्टर अब शुरू करना है, शुरू कर दिया है। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट। फ्राइट का मतलब होता है डर। फ्रेंड्स जो है जब अपने डर से थोड़ा सा बाहर निकला तो उसने अपने बेंच पर एक छलांग लगाई और अपने डेस्क पर जाकर बैठ गया। Did I see that our teacher had on his beautiful green coat?
तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक डिफरेंट चीज़ यहाँ पर नोटिस करता है कि आज का दिन वैसे कोई स्पेशल है नहीं, बट उनके जो टीचर है उन्होंने एक स्पेशल कपड़े पहने हुए हैं। वो स्पेशल कपड़े जो उनके टीचर कब पहनते हैं, जब या तो स्कूल में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का डे हो या फिर इंस्पेक्शन डे हो। तो मिस्टर एमएल ने उस दिन क्या पहना हुआ था स्पेशल? हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, मतलब हरे रंग का उन्होंने एक ग्रीन कोट पहना हुआ था। देन इसके साथ में हिज फ्रिल्ड शर्ट, एक ऐसी शर्ट जिस पर फ्रिल्स थी। द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, इसके अलावा एक सिल्क कैप उन्होंने पहनी हुई थी। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, और उनके जो कपड़े थे वो एम्ब्रॉयडर्ड थे। अब यहाँ ये फ्रेंड्स कहता है कि ये जो कपड़े हैं ना मिस्टर एमएल के स्पेशल कपड़े हैं, वो इन कपड़ों को कब पहनते हैं? स्पेशल ओकेजन पर, स्पेशल डेज पर, जैसे कि इंस्पेक्शन डेज पर या प्राइज डेज पर। लेकिन यहाँ पर जब फ्रेंड्स ये देखता है कि आज तो कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है, ना तो इंस्पेक्शन डे है ना प्राइज डे है, लेकिन फिर भी मिस्टर एमएल ने ये जो कपड़े हैं स्पेशल ये पहने हुए हैं, तो इसीलिए जो फ्रेंड्स है वो थोड़ा वंडर हो जाता है ये सब चीज़ें देखकर। Besides, the whole school seemed so strange and solemn. Solemn means when the environment is so formal and serious, मतलब एक ऐसा environment जो काफ़ी serious हो या फिर बिल्कुल स्माइलिंग और हैप्पी एनवायरनमेंट ना हो, उसे हम सोलेम कहते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कहता है कि स्कूल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही थी जो काफ़ी स्ट्रेंज एंड सोलेम थी, मतलब काफ़ी सीरियस चीज़ें जो है, ऐसी अनयूजुअल चीज़ें हो रही थी जो उसने कभी स्कूल में उसके देखी नहीं थी। But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. But यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड तब हो जाता है जब उसे ये दिखता है कि उसकी क्लासरूम में यूजुअली तो क्या होता है कि लास्ट के जो बेंच है ना वो हमेशा एम्प्टी रहते हैं, हमेशा खाली रहते हैं, उन पर कोई नहीं बैठता। लेकिन आज उन बेंच पर उसके गांव के कुछ लोग बैठे हुए थे। कौन कौन बैठे हुए थे? ओल्ड होजर विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट। ओल्ड होजर, यहाँ पर ये होजर जो है ये किसी इंसान का नाम भी हो सकता है या उसका सरनेम हो सकता है। यहाँ पर अल्फोंस डोडे ने ये क्लियर नहीं किया है कि होजर कौन थे, बट ये ज़रूर हमें पता है कि वो एक एक बूढ़े इंसान थे और उसने 3 कॉर्नर्ड कैप पहनी थी। 3 कॉर्नर्ड कैप ऐसी होती है जैसे कि जो काउ बॉयज़ होते हैं अमेरिका में वो पहनते हैं ना, वैसे ही हैट्स को हम 3 कॉर्नर्ड हैट भी कहते हैं। तो ओल्ड होजर जो थे उन्होंने 3 कॉर्नर्ड हैट पहनी थी। इसके अलावा पीछे बेंच पर कौन बैठे थे? उनके गांव के जो फॉर्मर मेयर थे, फॉर्मर मतलब जो रिटायर्ड मेयर थे वो बैठे हुए थे। फॉर्मर पोस्ट मास्टर थे, मतलब वो भी रिटायर्ड थे। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स। तो हमें एक चीज़ तो समझ आती है कि बैक बेंचेस पर सभी ओल्ड पीपल थे, ठीक है, क्योंकि फॉर्मर मेयर हैं तो ये रिटायर होंगे तो ऑब्वियसली ये एक एजिड पर्सन होंगे। फॉर्मर पोस्ट मास्टर है, मतलब ये पोस्ट मास्टर जो ये रिटायर्ड थे ये भी एजिड होंगे। तो ओल्ड पर्सन जो है वो पीछे बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, और सब लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी थे। होजर हैड ब्रोट एन ओल्ड प्राइमर। होजर जो है अपने साथ क्या लेकर आए थे? ये लेकर आए थे ओल्ड प्राइमर। ओल्ड प्राइमर का मतलब है एक ऐसी बुक जो बेसिक हो, जैसे कि इंग्लिश की जो बुक अगर आप पढ़ोगे बेसिक बुक तो उसमें आप अल्फ़ाबेट्स पढ़ोगे, जैसे कि A फॉर एप्पल, B फॉर बनाना। इन द सेम वे वो भी एक ऐसी बुक लेकर बैठे थे जो बिल्कुल बेसिक थी। थम्ड एट द एजेस, और ऐसी बुक जो ओल्ड थी मतलब पुरानी थी, एंड थम्ड थी मतलब फटी हुई थी, टोर्न थी। तो ये बुक एजेस से, किनारों से फटी हुई थी। ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और होजर ने इस फटी पुरानी बेसिक सी बुक को खोला हुआ था। हिज स्पेक्टिकल्स लेइंग अक्रॉस द पेजेस, और उस पेज मतलब जो उसने पेज खोला हुआ था होजर ने, उसके ऊपर उनके चश्मे भी थे, ठीक है। अब यहाँ आप एक चीज़ पर ध्यान देना, ये जो स्टेटमेंट है एवरीबडी लुक्ड सैड,
इसका मतलब क्या है? सब लोग क्यों उदास थे? बिकॉज इट वॉज देयर लास्ट फ्रेंच क्लास, क्योंकि उनकी ये लास्ट फ्रेंच क्लास थी, इसीलिए ये लोग उदास थे। हालांकि आगे ये सब रीज़न बताया हुआ है बहुत डिटेल में, तो ये जो आगे वाला पार्ट है इसको हम सेकंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को 12th क्लास की सारी इंग्लिश लिटरेचर एंड ग्रामर कराऊंगी। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एंड आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।